साथियों, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का NCERT ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता से संबंधित है? बिल्कुल याद रखिएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है त्रिस्ट विद डेस्टिनी। इन्होंने ही भारत की आजादी के समय इस बात को कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 2। सब NCERT के क्वेश्चन आज करा दूंगा इस वीडियो में, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन 2 है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किस महापुरुष का है? ध्यान में रखिएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था। निम्नलिखित में कौन फैज अहमद फैज से संबंधित नहीं है? जी बिल्कुल, थर्ड का याद रखिएगा, नागमणि। नागमणि जो है फैज अहमद फैज से संबंधित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT का आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन नागमणि पत्रिका के संपादक थे? वेरी गुड, याद रखिएगा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम। यहाँ पर फैज अहमद फैज से संबंधित दास्ते सबा, नक्शे फरियादी, जिंदानामा, ये सब आपके फैज अहमद फैज से संबंधित है। बट बात कर ले नागमणि की, तो नागमणि अमृता जो कौन है इसके, अमृता प्रीतम जो है ये रचयिता है इसके। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन थी? बिल्कुल याद रखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग की देन थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 6। बिना आपका समय बर्बाद किए हुए फटाफट से हम लोग सभी क्वेश्चन का एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन 6 कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी नहीं थे? तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन से आपके सामने, सीमांत गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल। तो भारत के जितने भी लोग थे वो सभी लोग इसके क्या थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, यही चाहते थे कि 2 राष्ट्रों में विभाजन हो जाए। मुस्लिम लीग ने मांग भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जाकर शामिल हो गए थे तब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में किन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखना। खान अब्दुल गफ्फार खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से नेता थे जिन्होंने आजादी के समय भी जश्न में भाग नहीं लिया? याद रखिएगा, महात्मा गांधी द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 9 हमारा, आजादी प्राप्ति के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? 565 से। जी याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजादी के समय भारत में 565 राजवाड़े थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस को देख कर ही जाइएगा, एक ही वीडियो में सभी NCERT के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन फिर कहता है हमारा, देखिए कि राजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ध्यान रखिएगा, यह काम दिया गया था सरदार पटेल को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सरदार पटेल। निम्नलिखित में किसे भारतीय संघ में शामिल किया गया? ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12 नंबर है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव होने वाला भारत का सबसे पहला भाग था। तो मणिपुर ही ऐसा पहला भाग था जहां पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। चलिए सेकंड बुक का करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव NCERT का करा रहा हूं। बिल्कुल देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ध्यान में रखिएगा, भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1950 को। पहले आम चुनाव के समय भारत की कुल आबादी कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, 17 करोड़ थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना कोई समय गंवाए हुए एक बार क्विक रिवीजन आप लोग कर ही लीजिए, क्वेश्चन 3 है हमारा, पहले आम चुनाव में कौन सा दल दूसरे स्थान पर था? बिल्कुल जी, मैंने आपको बताया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, NCERT का सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े थे? बिल्कुल 4 का सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, NCERT का है। क्वेश्चन 5 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 6, ध्यान देंगे सभी लोग, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 6 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सभी लोग, दीनदयाल उपाध्याय किस संस्था से जुड़े थे? 7 का आपका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था से दीनदयाल उपाध्याय जुड़े हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आज।
8 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र पार्टी के नेता नहीं थे? ध्यान रखिएगा 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र पार्टी के नेता नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। AK गोपालन किस पार्टी के नेता थे? ध्यान में रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे AK गोपालन। चलिए सेकंड चैप्टर का NCERT हो गया, थर्ड चैप्टर में चलते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर का नेम है हमारा, थर्ड चैप्टर का नेम है नियोजित विकास की राजनीति। ध्यान रखिएगा पॉस्को प्लांट कहाँ स्थित है? ध्यान में रखेंगे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा उड़ीसा में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा दूध के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति, फलों के उत्पादन, वेरी गुड, याद रखना है सभी को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। गुजरात इसका आप लोग याद रखिएगा, गुजरात राज्य में चलाया गया था। थर्ड है सरकार को अर्थव्यवस्था में जरूरी होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा कौन मानते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा दक्षिणी पंथी जो थे ये बात को मानते थे कि सरकार को अर्थव्यवस्था में जरूरी होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्वेश्चन 4 कहता है हमारा कि उदारवादी मॉडल का समर्थक देश कौन है? उदारवादी मॉडल का समर्थक देश आपका अमेरिका था। ध्यान रखिएगा उदारवादी मॉडल का समर्थक आपका अमेरिका था, वैश्वीकरण इसी में आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा समाजवादी मॉडल को मानने वाला देश था। बिल्कुल ही 5 का सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी रूस था। समाजवादी मॉडल को मानने वाला रूस था, उदारवादी मॉडल का समर्थक अमेरिका था। भारत ने आरंभ में किस आर्थिक नीति को अपनाया था? ध्यान में रखिएगा भारत ने भी आरंभ में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, NCERT का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन बी आपका 1950 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस चीज के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई? ध्यान रखिएगा गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से कीजिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखिएगा 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1956 में। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश से क्या संबंध है? ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था। बहुत VVI क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 है हमारा भारत के विदेश संबंध। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देशों में कितने खेमों में बट गए थे? 2 खेमों में। ध्रुवीय का यहाँ पे क्या हो गया था? तो जन्म हो चुका था। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य निम्न में से कौन से थे? याद रखिएगा बहुत ज्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2 का हो जाएगा सभी। नेहरू जी क्या चाहते थे? संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 3, ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किस वर्ष किया? थर्ड का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1956 में किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 कहता है 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया? याद रखिएगा 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चीन ने 1950 में तिब्बत पर क्या कर लिया था? नियंत्रण कर लिया। 5 नंबर कहता है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? देखिए NCERT का क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। NCERT का क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन में? ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा 1954 वेरी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कहता है भारत ने किस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा को शरण दी थी? तिब्बती नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दी थी। ध्यान में रखिएगा अमेरिका ने मार भी दिया था दलाई लामा को। 7 नंबर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था साथियों। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो बिल्कुल NCERT से ही लिया जाता है क्वेश्चन को। 8 नंबर कहता है हमारा 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? बिल्कुल जी चीन ने किया था। वेरी गुड, ऑप्शन सी द राइट आंसर, चीन ने। फटाफट से आंसर आपको आ जाने चाहिए। 9 नंबर कहता है निम्न में से किसे नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत से आपका अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? याद रखिएगा ऑप्शन भी आपका 1960 में हुआ था। साथियों हम लोगों ने चैप्टर 4 तक किया। चलिए चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 है हमारा, चैप्टर का नाम है आपका कांग्रेस प्रणाली। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है हमारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने कब से कब तक शासन किया? सही आंसर आपका हो जाएगा 1964 से 1966। प्रधानमंत्री के रूप में 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन है भारत, ताशकंद, चीन या रूस। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बी द राइट आंसर, ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता करने गए थे और मर गए थे वहीं पे, समझिए एक तरह से हत्या ही हुई थी, लेकिन कहा जाता है अभी तक पता नहीं चला। 3rd नंबर कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन 4 कहता है शास्त्री की मृत्यु के बाद किन नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए बड़ी टक्कर थी। याद रखिएगा 4 का सही आंसर ऑप्शन है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में बहुत टक्कर चली थी। विपक्षी दल के दोनों नेता थे, एक कांग्रेस का तो एक यहाँ पे जनता दल का। 5 नंबर कहता है हमारा कि निम्न में से किस नेता ने कांग्रेस के शासन को अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों का विरुद्ध बताया था। बिल्कुल ही 5 का सही आंसर आप सभी को याद है, राम मनोहर लोहिया, गैर कांग्रेसवाद के पापा कहे जाते हैं, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, चौथा आम चुनाव कब हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए फरवरी 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था। बिल्कुल, पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा आम चुनाव 1956 में, 52 में 5 जोड़िए, 52 में 5 जोड़िए, 1957 में, और 1957 में 5 जोड़िए तो 1962 में तीसरा आम चुनाव, और चौथा आम चुनाव 1962 5 1967, तो फरवरी 1967 याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 7 नंबर को ध्यान में रखिए आप लोग। कहता है कि 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस की सत्ता कितने राज्यों में हाथ से निकल गई। बिल्कुल 1967 में क्या हुआ था कि कांग्रेस को मतलब सत्ता इनके हाथ से निकलती जा रही थी, 1967 से इनका पतन होना शुरू हो गया था। तो सही 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, 9 ध्यान में रखिएगा, 9 राज्यों से हाथ से निकल गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम कब अपनाया। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मई 1967 में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा एन संजीव रेड्डी। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि सिंडिकेट के नेता के निम्न में से कौन से। याद रखिए सिंडिकेट के नेता आपके सभी थे, एस.के. पाटिल, एन.सी. रेड्डी और अतुल्य घोष, ये सभी लोग सिंडिकेट के नेता थे। ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टाइप में, उसे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए शुरू चैप्टर से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कांग्रेस प्रणाली से हम लोग कुछ कर लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल मृत्यु की मई 1964 में हुई थी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 के दशक में गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि प्रश्न का हल खोजना खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, के कामराज। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। 7 नंबर है शास्त्री के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी को किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, सूचना मंत्रालय का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन चला रहा हूं, क्विक रिवीजन। 8 नंबर है इंदिरा गांधी कब से कब तक भारत की प्रधानमंत्री रही। याद रखिएगा 1967 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक। 1984 में फिर इनकी हत्या कर दी गई थी, ध्यान में रखेंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा इंदिरा गांधी की सरकार को आरंभिक फैसले से एक प्रमुख फैसला क्या था, रुपए का अमूल्य करना, अवमूल्यन करना। 1967 के चौथे आम चुनाव में किन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई थी, 9 राज्यों से। कौन कौन, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी को चुनौती देने वाला सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक गुट था, जिसके आपको मैंने अभी बताया कौन कौन से इसके यहाँ पर सदस्य थे। 12 नंबर कहता है इंदिरा गांधी किस नारे के भरोसे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन का नींव रखना चाहती थी। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसी के अंतर्गत वो अपना समर्थन रखना चाहती थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सब क्वेश्चन। चलिए चैप्टर फर्स्ट को देखते हैं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 स्वीट डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता के भाषण का संकलन है। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू का 14-15 अगस्त की रात्रि को 1947 को दिया गया था। आजादी के समय भारत के समक्ष पहली और तत्कालिक चुनौती क्या थी। ध्यान रखेंगे एकता के सूत्र में बांधना गढ़ते, मतलब यही हमारा चुनौतियां थी। मैंने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर रखा है। कहता है फिर हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत किस पार्टी का सिद्धांत था, मुस्लिम लीग का। किस नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। इंपॉर्टेंट रहेगा। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से क्यों किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि फैजी अहमद फैज की 3 प्रमुख कविता संग्रह का नाम बताइए। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा। अमृत प्रीतम कौन थी, अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम नागवनी संपादन करने वाली थी, कवित्री थी, कथाकार थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चंस को। क्लियर रहेगा क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो निजाम कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये सब मैंने करा दिया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार मणिपुर में किस राजा ने भारतीय संघ में अपने राजवाड़े के विलय के लिए हस्ताक्षर किया था, महाराजा बोधचंद्र ने। हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ, तो 1948 में। बिल्कुल ये सब याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 5 तक मैंने करा दिया है और फिर आप लोग एनसीईआरटी का पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन। तो मैं इन सभी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिस्कस करा भी दे रहा हूँ। चलिए डिस्कस करा देते हैं थोड़ा।
क्योंकि क्या पता आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे, तो एक दिन न एक दिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को। कहता है राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना, तो उसको अमल करना होता है। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। ये सब आपको याद ही हो चुका है। 7 कहता है हमारे देश की चुनाव प्रणाली में किसे विजेता माना जाता है? हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से संबंध रखते हैं? सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया था? तो ये सांस्कृतिक और राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं का नाम बताना है। सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने आपको कराया। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।